स्टूडेंट हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए इंटरमीडिएट की जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 और 25 के लिए ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इसको एक बार आप समझ करके जाइए, काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको। देखें पूर्णांक 100 मार्क का है, 3 घंटा 15 मिनट और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु प्रोवाइड किए गए हैं। अब जो क्वेश्चन पेपर है, अभी क्वेश्चन पेपर में अलग अलग आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा दिया है कि प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, फिर 11 से 20 तक लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी 10 शब्द में आपको जवाब देना है। इसके बाद देख रहे हैं कि 21 से 26 तक लघुत्तरी प्रश्न 1 है और 50 शब्दों में जवाब देना है। फिर 27 से 30 तक लघुत्तरी प्रश्न 2, अलग अलग खंड बना है जो कि 100 से 125 शब्दों में जवाब देने हैं। और छठवां आप देख पा रहे हैं कि 31 से 32 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो कि 250 शब्दों में आपको प्रश्न का जवाब देना है और सभी का अंक उन प्रश्न पत्र में उनके सम्मुख दिया गया है। अब इसमें खंड क बहुविकल्पी प्रश्न 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं और सभी एक एक अंक के हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1968 में भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। आपके सामने है 4 विकल्प देखिए। और जो 1968 में भारत ने जो एनपीटी संधि हुई थी उसको मानने से इनकार कर दिया था, अर्थात इसमें क वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। दूसरा देखिए, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है? आर्थिक है, राजनैतिक है, सांस्कृतिक है, बहुआयामी। तो जो वैश्वीकरण है बहुआयामी अवधारणा के अंतर्गत रखा गया है इसको, क्योंकि इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीजों को समावेश किया गया है। घ वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है? 4 विकल्प आपके सामने है। इसमें जो विकल्प नंबर ख देख रहे हैं ना, वायुमंडल में ओजोन जो गैस है ना उसकी मात्रा लगातार घट रही है, क्योंकि इतना एटमॉस्फेयर में इतना हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीले गैस फैला दे रहे हैं कि ओजोन की परत और ओजोन गैस डिक्रीज हो रहा है। आने वाले समय में जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं हम आप तक डायरेक्ट हानिकारक किरणें पहुँचेंगी और पूरी सृष्टि विनाश हो सकती है। ख वाला आपका राइट है। प्रश्न संख्या आगे देखिए 4, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी का मतलब है कि चोट पहुंचाकर, आघात पहुंचा करके उपचार करने की एक प्रक्रिया है, खास करके नर्वस सिस्टम इत्यादि के लिए ये उपचार किया जाता है, अर्थात इसमें क वाला विकल्प ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5, WSF का पूरा नाम पूछ रहा है, वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम इसका पूरा फुल फॉर्म है। क वाला आपका इसमें राइट हो जाएगा। विकल्प देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6वां है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ना 1956 में पारित हुआ था। एक क वाला ही विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 7 देखें, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना थी वो पीसी महलनोबिस हैं। एक ख वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? देखिए जो बॉम्बे प्लान है उसका उद्देश्य वही था, आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास के संदर्भ में वो वर्णित है, अर्थात इसमें ग वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए आपातकालीन जब घोषणा हुई थी उस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ख वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 10वां देखिए, किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? स्वायत्तता का दशक जो है ना 1980 ईस्वी को कहा जाता है। ख वाला इसमें राइट हो जाएगा। तो ये आपके देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चन देख करके जाइए। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से है, 2-2 अंक का है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? देखिए सुरक्षा का मतलब होता है कि कोई भी देश हो, वहाँ की जनता हो, वहाँ का समूह व्यक्ति विशेष हो, तो उसमें अमन चैन शांति कायम रखना, उसके हित का संरक्षण करना, हित की बात करना, ठीक है, पर उसमें विरोधी संबंधी या फिर युद्ध संबंधी चीज़ें न अपनाई जाए। सुरक्षा शांति की भावना को संदर्भित करता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए। देखिए 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब क्वेश्चन देखिए 12वां ये पूछ रहा है कि किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए। अस्त्र नियंत्रण संधियां, इसमें होता क्या है कि जैसे तमाम जो देश होते हैं वो कुछ खतरनाक कैटेगरी के हथियार का उत्पादन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित ये मानदंड तैयार किया गया है कि आपको ये इसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग नहीं करना। इसके लिए कुछ संधियां जैसे मिसाइल संधि स्थापित की गई है।
और सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि है, परमाणु अप्रसार संधि है, इन सब का क्या करना है, फॉलो करना है। इसी के अनुसार अस्त्र शस्त्र का हमें उत्पादन और प्रयोग करना है, अन्यथा दंडित किए जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक या देश या एक से अधिक देशों के बीच में क्या होता है, देशों के बीच में चाहे पूंजी का, वस्तु का और या फिर विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान होता है बिना किसी रोक टोक के, उसको हम वैश्वीकरण की श्रेणी में रखते हैं। अगला है कि पृथ्वी सम्मेलन की समस्या को लेकर के आयोजित किया गया था। देखिए, जो पृथ्वी सम्मेलन है, यह जो है, जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन संबंधी, जैव विविधता संबंधी इत्यादि के बारे में हानि इत्यादि, इसी को लेकर के ये पृथ्वी सम्मेलन किया गया है ताकि हम सभी का पर्यावरण सुरक्षित रहे, सेफ रहे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां पूछा है कि साझी संपदा का क्या अर्थ है। साझी संपदा का आशय उस संपदा से है जिसपे किसी एक व्यक्ति विशेष का हक नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय का, पूरे लोगों का अधिकार होता है। जैसे कोई चारागाह है, स्कूल है, कोई फील्ड है, मैदान है, कुआं है, नदी है, वातावरण है, सूर्य है, सभी का अधिकार है इस पे। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे पूछा है कि देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी थी। क्वेश्चन नंबर 16वां। तो देश में प्रथम बार गठबंधन की सरकार 1977 में बनी थी, वो मोरारजी देसाई वाला, जिसमें मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जो है गठबंधन से सरकार उस वक्त चली थी। इसको आप अच्छे से चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए कि सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। देखिए, सिंडिकेट का मतलब होता है कि कोई भी समूह हो, संगठन हो या कंपनी हो या निगम हो जो किसी खास व्यवसाय को चलाती है, जिससे उसमें जो सम्मिलित लोग हैं उनको रोजगार इत्यादि मिलता है, तो इस सिंडिकेट के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों के नाम बताइए। देखिए, जब उस समय देश विभाजित हुआ था तो उस समय पंजाब और बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय। अगला क्वेश्चन है, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। देखिए, अल्पमत सरकार का मतलब क्या होता है कि सरकारें हैं जो मिली जुली मंत्रिमंडल के संदर्भ में चलती हैं। एक कैबिनेट होता है जिसमें पूरा जो सांसद होते हैं, जो सरकारें बनाने के लिए सीटें चाहिए, वो सीटें पर्याप्त होती नहीं, यानी कि संसद में समस्त सीटों का बहुमत नहीं होता किसी भी सरकार के पास, उसी को बोलते हैं अल्पमत। अगला है कि मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। देखिए, कभी काल क्या होता है कि जो सरकारें गठित होती हैं 5 वर्ष के लिए, बीच में ही किसी कारणवश ठप हो जाती हैं या वो सरकार नहीं चल पाती, तो सबको क्या होता है कि बीच में ही चुनाव करना पड़ता है, उसी को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। अब देखें, यहाँ से लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, 5-5 अंक के, और लघुत्तरी प्रश्नों का पहला सीरीज क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया। इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम बताना है, कार्यों का उल्लेख करना है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्माण होता है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और इसमें क्या होता है कि इसमें सदस्य देशों के मध्य इसमें युद्ध और शांति जैसे मसलों पर इसमें आपस में विचार विमर्श किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आगे बोल रहा है कि 2 विशिष्ट संस्थाओं का नाम लिखिए, उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें तमाम विशिष्ट संस्थाएं हैं, जैसे WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था, और यह विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर निगरानी करता है, उनकी देखभाल करता है। दूसरा है यूनिसेफ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, अर्थात ये जो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, और इसका मेन मोटो क्या होता है कि बाल शोषण को रोकना, बालकों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन में सुधार का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में तर्क देना है। तो भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता एक बार ले लेने से वह देश सेफ हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, उसकी
युद्ध जैसे ज्वालाओं से उसकी रक्षा होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है और सुरक्षा है वो कायम रहता है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहते हैं और मानवाधिकार का रक्षा होता है। अब इसमें पूछा है कि इसके पक्ष में तर्क देना है, तो ये जो पहले बता दिया जाए कि हमारा जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो ज़रूर ये चाहेगा कि हम राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बने, और है भी। और यह जो है दुनिया का उभरता हुआ एक बहुत बड़ा आर्थिक इसको शक्ति कहा जा सकता है भारत को। और भारत संयुक्त राष्ट्र की जो सैन्य सेना है उसमें अपने देश से बहुत ढेर सारे सैनिकों को वहाँ पे भेजता है, और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश तो है ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में विचार स्पष्ट कीजिए। आसियान का निर्माण क्यों किया गया, देखिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति में ये सफल तो है। तो क्या होता है कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश होते हैं उनका एक संगठन है आसियान, और आसियान का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई हिस्से के जो भी इसमें देश शामिल हैं आपस में उन देशों का सहयोग करना और संयुक्त सुरक्षा और आर्थिक विकास करना सभी देशों का। और जहाँ तक इसकी सफलता की बात है तो ये सफल रहा है, क्योंकि इससे व्यापारिक संबंध तो बढ़े हैं, साथ ही साथ आर्थिक संकट में काफ़ी गिरावट आई है, लोग एक दूसरे का मदद करते हैं एक देश दूसरे का, और जो पर्यावरणीय शासन व्यवस्था है वो भी काफ़ी इसके अंतर्गत स्ट्रांग हुआ है, और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी ये उपलब्धि हासिल किया है जो आसियान है। क्वेश्चन देखिए 24 ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसके बाद जो शासन चला वो कांग्रेस का चला था, जहाँ पे एक दलीय कह सकते हैं कि एक दल था। तो भारत के जो भी नागरिक थे एक दल को वोट पड़ता, एक दल को ही वोट पड़ता, दूसरा दल उनके सामने था ही नहीं, उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 25 है 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था ये हमें ये बताता है कि लोकतंत्र महाशक्ति होता है, लोकतंत्र से देश के नागरिकों की रक्षा होती है, लोकतंत्र देश के नागरिकों की जो है रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है। तो आपातकालीन स्थिति में भी जो नागरिकों का मूल अधिकार है वो कायम रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर, इसको आप डिटेल में आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति थी तथा इसके संदर्भ में तमाम एग्जाम्पल से आपको बताने थे। जो असम आंदोलन हुआ है उसका जो संदर्भ है वो असम से है, खास करके जो पूर्वी इलाके हैं असम जैसे क्षेत्र हैं, जहाँ पे उस समय क्या हुआ कि ढेर सारे चाहे देश के चाहे विदेश के लोग जा करके असम राज्य में बस गए। तो असम के नागरिक क्या बोले, उन लोगों ने ही बोला कि हमारे यहाँ से तुम लोग बाहर चले जाओ, क्योंकि हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या, रोजगार की समस्या है, हम कहीं न कहीं अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो असम में एक विद्रोह, यही संघर्ष चला था कि जो भी बाहरी तत्व या बाहरी लोग यहाँ पे आए हैं उनको जितना जल्दी हो सके बाहर हटाइए, बाहर भगाइए। असम में तेल, कोयला, चाय तो था ही, इसके बाद भी गरीबी थी, क्योंकि वहाँ पे तमाम हिंसक घटनाएं हुई, तमाम बाहरी लोग आधिपत्य जमाने की कोशिश किए थे। इसी तरह से देखिए लघुत्तरी का जो प्रश्न दूसरा सेट है, यहाँ पे क्वेश्चन 27 इस तरह से पूछ रहा है, शिक्षण का है कि भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थिति की दृष्टि से आप क्या समझते हैं, क्या इससे सहमत हैं? आपने मत तर्क सहित देना है। तो भारत और चीन उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जी हाँ बिल्कुल, भारत और चीन विश्व की सबसे बड़ी उभरती हुई दो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। चीन, जहाँ तक हम जानते हैं कि जो चीन है उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है, उसके पास परमाणु शक्ति भी है, और जो भारत है हमारा इंडिया, तो ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर भी तमाम आविष्कार, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया ने विकास किया है, जैसे संचार का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, विज्ञान का, बहुत ये आगे चले गए हैं इंडिया, और साथ ही साथ ये चाइना। और इसी वजह से जो अमेरिका है कहीं न कहीं दोस्ती का हाथ भारत के साथ बटाते हैं अमेरिका जैसे देश।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 28 आप चेक करवाएंगे। देखिए, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं 1990 के दशक की बात कर रहा है। विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? सरोकार क्यों बन गए हैं? किन्हीं 3 कारण के साथ विवेचना करना। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा, देखिए इन्वायरमेंटल की सुरक्षा की बात यहाँ पर बोला है। 1990 का दशक, उस समय क्या हुआ था कि अंधाधुंध पेड़ों के लोग कटाई किए, आबादी बढ़, जैसे जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती गई, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हुई, और जो कृषि योग्य जो भूमि थी उसकी उपज घटने लगी, और तमाम जो जलाशय हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, सूखने लगे, उनमें जलस्तर घट गया। जो मत्स्य फिशरीज थी, मत्स्य उत्पादन था, उसमें गिरावट हुआ। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, कहीं न कहीं हमारा जो इन्वायरमेंटल का ओजोन परत है उसको पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है कहीं न कहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से 22 बोला, नियोजन से क्या अभिप्राय है? नियोजित अर्थव्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए, नियोजन क्या होता है? नियोजन का मतलब ये होता है कि वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी लक्ष्य हो, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है, प्लान किया जाता है भविष्य के लिए। और यही जो प्लान होता है, इसके लिए क्या क्रियाकलाप हैं, इसके बारे में क्या हमें चिंतन करने की आवश्यकता होती है, यही चिंतन ही भविष्य को देखते हुए उसके चिंतन, उसकी क्रियाकलाप, उसकी योजना बनाना, ये नियोजन कहलाता है। और इसके अंतर्गत चाहे कोई भी संसाधन हो, चाहे मानवीय संसाधन हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, उसकी जांच पड़ताल करके यह निर्णय लिया जाता है कि किसी भी वस्तु की उत्पादन क्षमता कितनी है, उसका नियोजन कैसे किया जाना है। तो इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू किया गया था, उसके अंतर्गत कृषि विकास और भूमि सुधार पर बल दिया गया था। वहीं बात कर रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लागू हुआ था, जो कि पीसी जो महालनोबिस थे उनके नेतृत्व में उसे तैयार किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मेन मोटो यही था, औद्योगिकरण पर बल दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि देखिए 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे, इनका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1989 के बाद जो भारतीय राजनीति थी वो तमाम मुद्दे सामने आए थे। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गई थी, और उसी समय राजीव की हत्या भी हुआ था, और अयोध्या मामला भी, ये तमाम मुद्दे जो है उथल पुथल करके रख दिया गया था। और 1989 में ही पीवी सिंह की सरकार जो बनी थी, उसमें वाम मोर्चा पार्टी और ये भारतीय जनता दल की जो पार्टी थी उनका समर्थन किए थे पीवी सिंह का। तो ये जो है राजनीति है, भारतीय राजनीति, जहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से आने वाले समय में हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन बीएसपी की सरकार थी, जो दोनों एक दूसरे के समझौता के तहत चुनाव लड़े थे, तो उथल पुथल ये राजनीति में देखने को मिलते रहते हैं। क्वेश्चन देखिए 31 क्या पूछा है, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न यहाँ से है। दक्षेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ? दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेस सार्क यानी सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, दक्षेस का जब सवाल करता है, जिसको सार्क बोलते हैं, SAARC, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। तो इसकी जो गठन है, स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसमें इसका जो सचिवालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसके जो देश होते हैं सार्क में जो शामिल है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। इन लोगों का मेन मोटो और मकसद यही है कि एक दूसरे का आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, गरीबी का उन्मूलन करना, निरक्षरता को दूर करना, कुपोषण से उबरना, प्राकृतिक जो तमाम आपदाएं होती हैं उससे उबरना, इसीलिए ये सार्क की स्थापना की गई है। और अथवा में ये पूछा है कि ध्रुवी विश्व का क्या अर्थ है? 2 ध्रुवी विश्व का अर्थ क्या है और इसके विघटन के कारण बताइए। तो 2 ध्रुवी विश्व का अर्थ का मतलब कि 2 गुट बन जाना। तो उस समय क्या हुआ था कि जो शीत युद्ध हुए थे, शीत युद्ध के दौरान दुनिया के जो देश थे वो 2 गुटों में बट गए थे, उसी को 2 ध्रुवी विश्व कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जैसे अमेरिका है और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे 2 गुट बने थे, और इनके जो पतन और विनाश, विघटन के कारण थे राजनैतिक
घटक थे। राजनैतिक हट कह सकते हैं, आर्थिक कमजोरी थी, राष्ट्रवाद का विकास था, खुली बहस और बहुदलीय चुनाव था और सैनिकरण जैसे मसले थे जो इनके विघटन के प्रमुख कारण थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, जो इंडिया है वो भारत पाकिस्तान से क्या रिलेशन है उसका, भारत चीन से क्या है। तो वैदेशिक संबंधों का जहाँ तक सवाल है, भारत और पाकिस्तान, जैसे ही उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या अभी हाल ही तक था वो कश्मीर मुद्दा था। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा लंबे समय तक चला था, जिसके लिए तमाम युद्ध भी हुए थे। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच में दोनों देशों के सरकार आपस में समझौता किए थे और फिर वो सिंधु नदी जल जो संधि था जिस पे नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए थे, वो भी मामला था इसी के अंतर्गत। तो दोनों देशों के बीच खटास और मिठास का ये जो परंपरा है चला आ रहा है। अगला पूछा है कि भारत और चीन। हाँ, भारत और चीन का भी एक रिश्ता जो है बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से कभी उतार चढ़ाव रहा है। चीनी क्रांति 1949 में हुआ था। इन दोनों देशों के बीच भी जो है संघर्ष चलता रहा, कभी मित्रता चली, संघर्ष चला। इसको आप डिटेल में स्टडी करें। अथवा में दिया गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है। जब दो गुट जो है बने हुए होते हैं तो एक देश क्या करता है कि बहुत अपने आप को तटस्थ कर लेता है। जब दो गुट, किन्हीं दो देशों के बीच दो गुट बन जाते हैं तो उसमें जो तीसरा देश होता है या एक देश होता है वो क्या करता है, वो बहुत तटस्थ हो जाता है कि भैया चलो हम किसी का साथ नहीं देंगे, तुम्हारा न तो समर्थन करेंगे न तो विरोध करेंगे। तो यह जो नीति है न तो विरोध करना न समर्थन करना, ये गुट निरपेक्षता कहलाती है। अब इससे क्या होता है, इससे शांति और सुरक्षा बनाए रखने में कायम रखा जा सकता है। तमाम जो विकासशील देश हैं आज भी यही गुट निरपेक्षता के वजह से, जो कि एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता बनी है, वो एकता को लेकर के है। तो इसको भी आप डिटेल में स्टडी करेंगे। सो वेरी वेरी थैंक्स।